राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण। यह अनुच्छेद भी विशेष उद्देश्यों हेतु समानता के नियमों में ढील देता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान करेगा। राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को तब आरक्षण दिया जा सकता है जब उस वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। अनुच्छेद 16(4) तभी लागू हो सकता है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों। प्रथम, वह वर्ग पिछड़ा हो एवं द्वितीय, उसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। तीसरा, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप में पिछड़ा हो। इन शर्तों के पूर्ण होने पर ही आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। किसी एक शर्त के आधार पर आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। पिछड़ेपन की पहचान के लिए गठित आयोग। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जानकारी एवं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आयोग नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 16(4) में या संविधान के किसी भाग में पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इन वर्गों के पहचान व निर्धारण में समस्याएं आ रही हैं। सरकार ने समय समय पर पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु प्रयास किया है। स्वतंत्रता के बाद पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए भारत में काका कालेलकर आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में हुई। हालांकि यह आयोग अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि पिछड़े वर्ग के लोग कौन हैं। इनके अनुसार केवल जाति को भारत में पिछड़े वर्ग का आधार नहीं माना जा सकता। काका कालेलकर आयोग ने सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिश की, परंतु सरकार ने काका कालेलकर आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। इसी समस्या के समाधान के लिए वर्ष 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई, जिसकी नियुक्ति जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए निम्नलिखित संकेतकों का प्रयोग किया: सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, एवं यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में सम्मिलित की जा सकती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में जाति व वर्ग परस्पर अंतर संबंधित है। इसलिए पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग तथा अगड़ी जाति के लोग ही अगड़े वर्ग में शामिल किए जा सकते हैं। अतः वर्ष 1990 में केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया तथा जाति को ही सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार माना गया और सरकार ने अपने निर्णय में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। फलतः अन्य वर्गों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। वर्ष 1991 में नरसिंह राव सरकार ने ऊंची जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। इन सभी विवादों को न्यायालय में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के रूप में चुनौती दी गई, जो लोकप्रिय रूप में मंडलवाद के नाम से जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निम्नलिखित मुद्दों का समाधान किया। पिछड़ेपन का अभिप्राय उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि भारत में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक एवं शैक्षणिक है, लेकिन इन दोनों आधारों का एक साथ प्रयोग होना चाहिए। संविधान में पिछड़ापन आर्थिक नहीं है, परंतु न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि पिछड़े वर्गों में सभी की हैसियत एक समान नहीं है। इसलिए जो पिछड़े में अगड़े हैं उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, जिसे क्रीमी लेयर या मलाईदार परत क्रीमी लेयर भी कहा गया। अतः सभी पिछड़ों को एक ही समूह में शामिल करना तार्किक नहीं है। न्यायालय के अनुसार भारत में पिछड़ी जातियों को ही पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन पिछड़े वर्ग की एकमात्र पहचान जाति ही नहीं है, क्योंकि पिछड़ी जातियों में सम्मिलित वे लोग जो आर्थिक रूप में संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अतः न्यायालय के अनुसार ये लोग क्रीमी लेयर या मलाईदार परत क्रीमी लेयर में सम्मिलित किए जाएंगे। अतः क्रीमी लेयर को परिभाषित करने का दायित्व संसद का है। क्रीमी लेयर या मलाईदार परत क्रीमी लेयर की पहचान उच्चतम न्यायालय ने मंडलवाद के निर्णय में यह कहा कि पिछड़े वर्गों की सूची का निर्माण करने और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सीमा से बाहर रखने के लिए एक स्थायी सांविधिक संस्था का निर्माण किया जाए। साथ ही यह संस्था क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण भी करे तथा नॉन क्रीमी लेयर की सीमा में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया, जिसकी सलाह के बाद संघ सरकार के द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाता है।
आरक्षण की उच्चतम सीमा न्यायपालिका ने आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% निर्धारित किया है, जो प्रत्येक वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए लागू होगा। इसके अनुसार आरक्षण प्रदान करते समय अनुच्छेद 335 के अनुसार सेवाओं में दक्षता या कुशलता को बनाए रखा जाना चाहिए। अतः 50% से ज्यादा आरक्षण सेवाओं की कुशलता के विरुद्ध होगा। यह आरक्षण पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए होना चाहिए, परंतु यह अन्य वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति को वर्ष 1955 से ही राज्य के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया तथा उन्हें प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया गया। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रोन्नति में दिए जा रहे आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय के अनुसार आरक्षण का आशय केवल आरंभिक नियुक्ति से ही है। आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता को क्षतिग्रस्त करना उचित नहीं है। आर्थिक पिछड़ापन नरसिंह राव सरकार के द्वारा वर्ष 1992 में ऊंची जातियों के आर्थिक रूप में पिछड़े व्यक्तियों को भी आरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन न्यायालय ने आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को रद्द कर दिया, क्योंकि संविधान में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक पिछड़ापन है। आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आगे ले जाने के नियम। न्यायपालिका ने आगे ले जाने के नियम कैरी फॉरवर्ड रूल को स्वीकार किया और यह कहा कि आरक्षित वर्गों की रिक्त पदों को अगले वर्ष भरा जाएगा, परंतु आरक्षण को उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का निर्धारण। क्रीमी लेयर का विचार उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया, परंतु क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह के आधार पर किया जाता है। पिछड़े वर्गों के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं, उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए वर्ष 1993 में राम नंदन समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया गया है। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व न्यायाधीश इत्यादि। ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकेंड रैंक के अधिकारी। सेना में कर्नल या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक व सलाहकार इत्यादि प्रकार के पेशेवर। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले तथा जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है, ऐसे लोग आरक्षण में भागीदार नहीं होंगे। अतः आरक्षण पिछड़े वर्गों को ही मिलना चाहिए, जिनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो। तमिलनाडु के आरक्षण का बचाव। इंदिरा साहनी बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, जबकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण प्रदान किया गया था। तमिलनाडु के इस आरक्षण को बचाने के लिए संसद के द्वारा 76वां संविधान संशोधन 1994 पारित किया गया और तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, क्योंकि परंपरागत रूप में यह माना जाता है कि 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। वर्तमान में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कहा है कि वर्ष 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल उन सभी विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन होगा जिनके द्वारा मूलभूत ढांचे का उल्लंघन किया जा सकता है। प्रोन्नति में आरक्षण। मंडलवाद में न्यायालय का मानना था कि अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में प्रदान किया जा सकता है, पदोन्नति में नहीं। न्यायालय का तर्क था कि प्रोन्नति में आरक्षण से प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होगी, जो अनुच्छेद 335 में निहित कार्यकुशलता तथा दक्षता की भावनाओं के खिलाफ है। अतः न्यायालय के आदेश को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 पास किया गया तथा अनुच्छेद 16(4) का स्थापित किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाना वैधानिक है। परिणामी ज्येष्ठता। वीरपाल सिंह चौहान वाद में न्यायालय ने यह कहा कि आरक्षण से प्रोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी वरिष्ठता का फायदा नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात अपने समकक्षों तथा ज्येष्ठ अधिकारियों से उन्हें वरिष्ठ नहीं माना जाएगा तथा ज्येष्ठता के निर्धारण का आधार प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि होगी, न कि प्रोन्नति की। उपरोक्त प्रावधानों को रद्द करने हेतु संसद ने 85वां संविधान संशोधन 2001 पारित किया तथा अनुच्छेद 16(4) का
में संशोधन कर यह व्यवस्था दी गई कि प्रोन्नति में आरक्षण के साथ वरिष्ठता का लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों को दिया जा सकता है, जिसे परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार एक ही साथ सेवा में प्रवेश करने वाले सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को प्रोन्नति देने में अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवार को पहले प्रोन्नति दी जाएगी तथा इसके बाद अन्य या प्रोन्नति में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बार बार प्रोन्नति में मिलने वाले लाभ को ही परिणामी ज्येष्ठता का विचार कहा गया है। अतः अनुसूचित जाति व जनजाति का उम्मीदवार एक बार ज्येष्ठ होने पर लगातार ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त करेगा और अनारक्षित समुदाय का व्यक्ति अपने साथ भर्ती होने वाले बैच उम्मीदवार का जूनियर हो जाएगा। बैकलॉग सीट। मंडलवाद में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षित वर्ग की सीटों को आगे ले जाने के विचार को स्वीकार कर लिया, परंतु न्यायपालिका ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दिया था। इसीलिए आगे ले जाने के नियम से आरक्षित वर्गों को लाभ नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने सीटों के अग्रेषण को कुछ शर्तों के साथ वैधानिक ठहराया। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संसद ने 81वां संविधान संशोधन 2000 पारित किया। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 16(4) ख जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो इन्हें अलग माना जाए तथा अगले वर्ष होने वाली नियुक्तियों में इन्हें न जोड़ा जाए, बल्कि अलग से रिक्तियों को भरा जाए। यह भर्ती 50% सीमा के अंदर नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 335 82वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संघ अथवा राज्य के किसी सेवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में कटौती की जा सकती है तथा उनके प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं होंगी। प्रोन्नति में आरक्षण का विवाद। वर्ष 2007 में नागराजन बाद में 77वें, 81, 82वें तथा 85वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे वैध मानते हुए प्रोन्नति में आरक्षण को स्वीकार कर लिया, परंतु न्यायपालिका ने यह कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के लिए निम्नलिखित शर्त पूर्ण करना होगा। सरकार को यह प्रमाणित करना होगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उम्मीदवार सेवाओं में प्रवेश के बाद भी पिछड़ेपन के शिकार हैं। प्रोन्नति में आरक्षण से सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी भी अपर्याप्त है, जिसकी भरपाई के लिए उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया। न्यायपालिका के अनुसार सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पिछड़ेपन, सेवाओं की कुशलता तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा प्रस्तुत करने में विफल रही। इसके बाद सरकार के द्वारा राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, परंतु यह अभी भी पारित नहीं हो सका है। विकलांगों के लिए आरक्षण। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि विकलांगों को सभी प्रकार की नौकरियों में 3% का आरक्षण दिया जाए, लेकिन यह आरक्षण 50% की सीमा के अतिरिक्त होगा। न्यायालय का मानना था कि सरकारी नियोजन विकलांगों के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उपाय है। धार्मिक संस्थाओं का नियोजन। किसी धार्मिक मामलों के प्रबंध अथवा धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे में अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं या मंदिरों में हिंदुओं की नियुक्ति तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में मुसलमानों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 16(5)